अस्सलाम वालेकुम जी। नए गेस्ट के साथ और नए सेशन के साथ मैं हूं खदीजा महमूद शाहिद। आज हमारे गेस्ट जो हैं बड़े यूनिक से गेस्ट हैं। यूनिक तो खैर मेरा हर गेस्ट होता है। इनकी यूनिकनेस ये है कि एनईडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके और उसके बाद जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो है इन्होंने थ्रू आउट जीती है पाकिस्तान में, ये टेबल टेनिस की। और उसके बाद एक शख्स जो है एक नई नगरी का जो है वो मुसाफिर बनता है। मेरे आज के मेहमान के बारे में मैं एक चीज तो जरूर कहूंगी कि जो भी शख्स इनसे मिलता है ना, वो मेरी इस बात को यकीनन इससे अग्री करेगा कि इस शख्स से मिलने के बाद ये तो बात हम सभी कहते हैं कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। हम्बलनेस, प्रोफेशनलिज्म और सिंसियरिटी का अगर कोई दूसरा नाम है तो हम कहते हैं उसका दूसरा नाम है सैयद मुख्तार अहमद। आज मेरे मेहमान हैं सैयद मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद हैं सीईओ गोल्ड ब्रिज मीडिया और माशाल्लाह 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 100 से ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। कौन सा ऐसा बड़ा चैनल है कि जिस पे मुख्तार के ड्रामे जो है ऑन एयर ना जाते हों। और मुख्तार खुद भी माशाल्लाह काफ़ी ड्रामों में एक्टिंग करते हैं। और मुख्तार की एक और चीज़ जो है जो शायद वो इनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, तो फिर मुख्तार को और मुख्तार के इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। मुख्तार के मैं कुछ ड्रामों के नाम जो हैं वो अभी जो मुझे याद आए थे मैंने लिखे हैं। बाकी हम मुख्तार से पूछेंगे कि जियो पे मासी और मलका, सेज, समधन, मोहब्बतें कैसी, काश मेरा भी कोई घर होता, एक्सप्रेस पे अमृत, माया, जब तक इश्क नहीं होता, मेरा वजूद अभी आजकल चल रहा है, कमबख्त, तन्नो और चादर। उर्दू वन पर इनका एक ड्रामा था जो कि मैं बहुत ज़ौक़ और शौक से देखती थी, बल्कि जो रिपीट होता था मैं तब भी देखती थी, एंड दैट वाज वफा लाजिम तो नहीं। और उसके अलावा बहुत सारे ड्रामों के साथ साथ इन्होंने जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान और पाक फौज से जो इनका एक जुनूनी किस्म का इश्क है, तो इन्होंने एक ड्रामा बनाया निगहबान के नाम से। और वो ड्रामा था कि उसमें पाक फौज की जो एफर्ट्स दिखाई गई हैं बलूचिस्तान में एजुकेशन के हवाले से और बाकी कई चीज़ों में। और जब वो प्रोजेक्ट जो था बिल्कुल अपने तकमील के मराहिल पे था और जब हम उसको आगे प्रोड्यूस मतलब लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो मुझे भी फिर ये ऑनर हुआ कि आई वाज पार्ट ऑफ, मैं छोटा सा इस प्रोजेक्ट का मैं पार्ट थी कि आईएफपीआर और गोल्ड ब्रिज मीडिया का जो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था निगहबान, उसमें मुख्तार ने जिस तरीके से पाक फौज और पाकिस्तान के लिए जो उसमें काम किया है, तो बातें तो बहुत सारी हैं कि मैं मुख्तार का इंट्रो कराऊं, लेकिन अच्छी बात अब ये थी कि क्यों ना मुख्तार से बात करते हैं कि ये इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर भाई, मशीनों से निकल के कहाँ तुम इस फील्ड में आ गए। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मेरा कराया। सो नाइस ऑफ यू। पता नहीं ये सब चीज़ें मेरे अंदर हैं भी है नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना भी जिस चीज़ में भी मैंने कोशिश की कि चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, मेरा शोबिस के साइड पे मेरी प्रोडक्शन फील्ड हो, तो कोशिश ये की कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसा करूं कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो सके। बस इतना सही मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन है। बाकी तो आपने जितना कहा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बस मुख्तार एक और चीज़ है, पहले मैं वो बताऊंगी और उसके बाद फिर मैंने मजीद अपने सवाल करने हैं और मैं अपने देखने वालों को भी बताऊंगी कि मुख्तार की एक और बात भी बड़ी ज़बरदस्त है कि मुख्तार अपनी हर कामयाबी का जो क्रेडिट है, इनके पास एक ही बात होती है, यार ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। तो मेरा ये मानना है कि जिस शख्स के साथ उसकी माँ की दुआएं हों, तो फिर कैसे हो सकता है कि कामयाबी उस शख्स के कदम ना चूमे जो शख्स ये कहता है कि मेरी माँ की दुआएं हैं कि जब मैंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बना। तो मुख्तार, सलामत रहें ये दुआएं देने वाले, सलामत रहें ये दुआओं का मंबा। अब मेरे देखने वालों को बताओ कि कहाँ मेरे भाई, कहाँ मैकेनिकल इंजीनियर और कहाँ फिर ये गोल्ड ब्रिज मीडिया का सीईओ, सफर जरा। डॉक्टर, बात यह है कि जो अभी आपने वालदा का जिक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला के बाद जो दुनिया की हस्ती है वो माँ ही है।
اور اس کی دعاؤں کے بغیر تو آپ کمپلیٹ ہے نہیں, ناممکن ہے. آپ جتنا بھی خود کتنا اسٹرگل کر لیں, بھلے آپ آسمان زمین ایک کر دیں, لیکن کامیابی آپ کو دعاؤں کے ہی سہارے ملتی ہے, اور وہ دعائیں اگر ماں کی ہوں تو وہ پرائورٹی, اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. میرا شروع سے جب میں یقین کرو کہ جب میں NID میں میرا ایڈمیشن ہو رہا تھا تو میں اس وقت تک جونیئر نیشنل چیمپئن بن چکا تھا. آئی واز اے ڈفر اسٹوڈنٹ, کوئی اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا میں, میرے NID میں جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے, لیکن اللہ نے ماں کی دعاؤں سے مجھے جونیئر نیشنل چیمپئن بنا دیا. پاکستان میں نے اس وقت تک چائنیز کیمپ اور دنیا جا کے کیمپس ویمپس کھیل لیے, اور میرا NID میں نام آ گیا اور میں NID میں چلا گیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پورا جو اسٹرگل ہے, چاہے وہ میری ایجوکیشن سے لے کے اور آج تک کا جو بھی ہے, وہ صرف دعاؤں کے سہارے ہے, وہ ماں کی دعاؤں کے سہارے ہے. تو اس کے بعد میری اسپورٹس کی فیلڈ رہی. جب NID میں آ گیا تو بڑا لوگ سمجھتے تھے, اور مجھے خود بہت مشکل تھا کہ میں انجینئر آ تو گیا, وہ بنوں گا کیسے, کیونکہ میرا پورا جو ایک ٹینیور تھا وہ اسپورٹس کا تھا شروع سے ہی. میں اس وقت اسکول کے دور میں, کالج کے دور میں نے جیسے کہا کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا میرے کچھ بہت اچھا میرا گروپ بن گیا. اس میں میری والدہ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن, کہ انہوں نے میرے سارے دوستوں کو یہ کہتے کہ بیٹا اس کو پڑھانا ہے, اور وہ میکینیکل انجینئر کی ٹفسٹ ٹیکنالوجی ہے, اور لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ پھر میں فرسٹ ڈویژن لے کے NID سے نکلا, اور پھر میں ایک کچھ عرصے میں نے جاب کی برکس فارماسیوٹیکل میں, دین آئی سوئچ ٹو بیرٹ ہاکسن. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ بیرٹ ہاکسن میں بھی میں پورے کراچی سے ایک واحد انجینئر تھا جو سلیکٹ ہوا تھا. ایک انجینئر ان کو چاہیے تھا, اور وہ میں تھا. پتہ نہیں, میں نے کہا نا شروع سے دعاؤں کے سہارے میں چل رہا تھا, میرے اپنے اندر کوئی کوالٹی نہیں تھی. دین کچھ اللہ نے کرنا تھا, کچھ شوبز کا تھوڑا شوق تھا. اس زمانے میں اتنی زیادہ پروڈکشن ہوتی نہیں تھی, چھوٹی موٹی پروڈکشن کی, اور پھر جو ہے وہ پروڈکشن سائٹ پر آیا 2000 کے اندر, اور وہاں سے پھر ایک چھوٹا سا سائیکل شروع ہوئی. میں نے لانگ پلیز بنانا شروع کیے, لانگ پلیز بنانے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے ڈرام پروڈکشنز کرنا شروع کی, اور پھر ایک سفر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وہ آج تک جاری رکھا ہوا ہے. اور ابھی تک میری یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی اپنا پروڈکشن کرتا ہوں, جب بھی کوئی ڈرامہ بناتا ہوں, تو اس کو مارکیٹ کرنے سے پہلے میری ضرور کوشش ہوتی ہے اپنی والدہ کو ضرور ایک دفعہ بٹھاؤں, دکھاؤں, اور ان سے ان کی رائے لوں. بڑا اچھا وہ دیکھتی ہیں, بڑا جو ہے نا کرٹک آئی سے دیکھتی ہیں, اس میں بتاتی ہیں کہ ہاں ہے, اس میں ایک پوٹینشیل ہے, نہیں ہے, ایک اپنی جو وہ رائے دے سکتی ہیں وہ ضرور میں ان کو دکھاتا ہوں. اور میری تھوڑی سی یہ بھی ریزن ہوتا ہے دکھانے کا کہ میں سوچتا ہوں کہ یار جو چیز میں اپنے والدین, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں, کیا میں اس کو لوگوں کو بھی دکھا سکتا ہوں یا نہیں. کیونکہ یہیں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیلف سینسر ایک چیز ہوتی ہے آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے, وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. تو میری بھی اپنا یہی ہوتا ہے کہ یار کیا میں جو چیز بنائی ہے اگر میں خود وہ چیز اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے, پھر میں باہر لوگوں کو بھی دکھا سکتا ہوں. تو اس لیے میں نے شروع سے اس سلسلے کو رکھا, اور آج تک اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی پروڈکشنز کر چکا ہوں پچھلے 20 سال میں. مور دین 100 پروجیکٹس میرے ہوں گے, اور جس میں آئی تھنک کہ پاکستان کے ہائیسٹ سوپس میری کمپنی نے پروڈیوس کی, ہائیسٹ. آج کل بھی ایک بڑا مشہور سوپ میرا چل رہا ہے, پروجیکٹ چل رہا ہے تمنا جیو کے اوپر, لوگ بہت عزت دیکھ رہے ہیں, بہت پسند کر رہے ہیں اس کو. میرا وجود ایک چل رہا ہے ایکسپریس کے اوپر. تو اللہ کا شکر ہے, میں صرف کام کرتا ہوں, اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ بس پھر لوگوں پہ چھوڑ دوں اور دعاؤں پہ چھوڑ دوں, وہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ کا ایک ڈرامہ ماسی اور ملکہ جو جس میں عائشہ خان اور مہوش حیات تھے اور عابد علی صاحب تھے, اس ڈرامے نے تو اتنی دھوم مچا دی تھی. جی ہاں, ماسی ملکہ وہ بھی ایک بڑا یونیک سا کانسیپٹ تھا, اور جب محمد آصف نے مجھے وہ کانسیپٹ سنایا تو ویسے ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا یار ایک کہانی ہے. میں نے کہا سنا دیں. جس طرح ہوتا ہے رائٹر اپنے بات ڈسکشن کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پروڈیوسر کے ساتھ, وہ جب انہوں نے مجھے پہلے لائن سنائی تو اس وقت پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کچھ سکسیس دینی ہوتی ہے تو وہ کلک آپ کے بٹن آن ہو جاتا ہے. تو مجھے بٹن آن ہوا جو کہ یار ایک بڑا یونیک سا ڈفرینٹ سا جو ہے وہ ٹاپک ہے, اور میں نے کہا اس پہ تو میں کام کروں گا. اور جب میں نے اس کو جب چینل سے بات کی, چینل نے جیو تھا اس وقت بھی, تو چینل نے کہا یار اس کے کچھ دور میں ہوتا ہے کچھ ایپیسوڈ بنا لیں. تو جب وہ میں نے بنایا ڈرامہ کچھ 4-5 ایپیسوڈ اور چینل کو دکھایا, چینل کو بہت پسند آیا, اور اب پھر آپ یقین کیجئے کہ وہ 100 ایپیسوڈ کا پروجیکٹ سے شروع ہوا, اور اس میں پھر وہ 300 ایپیسوڈ پہ جا کے میں نے اس دور میں ختم کیا. وہ بھی کیونکہ 300 ایپیسوڈ اس وقت بہت زیادہ ہوتی تھیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 300 ایپیسوڈ. عابد علی واز دا ڈائریکٹر, وہ ماشاءاللہ گریٹ انسان تھے,
एक्टर डायरेक्टर तो खैर वो उनकी फील्ड में तो क्या बात थी उनकी, लेकिन वो इंसान भी बहुत कमाल थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो वो पूरा प्रोजेक्ट लेके मेरे साथ चलते थे और माशाल्लाह हमने पूरे 300 एपिसोड उस वक्त हमने किए। आयशा खान थी उसमें, फिर सेकंड में मैं भी शयात आई, फिर और दूसरे लोग आते गए, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से फिर मेरा प्रोजेक्ट था समधन, जिसने बड़े रिकॉर्ड ब्रेक किए और सारे अवार्ड उस वक्त के लिए, वो हम टेलीविजन पे था और उसने भी बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किए माशाल्लाह से, और बड़ी हाईएस्ट रेटिंग पे वो जाता था। तो फिर आया मेरा कमबख्त अन्नो, जिसने कोई 350 एपिसोड A+ के ऊपर बड़ी हाईएस्ट रेटिंग उसने उठाई। तो बस ये सब बात ये होती है, मैंने कहा ना, सक्सेस आपके हाथ में होती नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करते हो और कोशिश करते हो। और हमारा जो काम है बेसिकली डॉक्टर, वो ये है कि आप एक बंच बनाते हो, और जो आप बना सकते हो, अच्छा स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट का सेंस होना चाहिए, फिर अच्छा डायरेक्टर आप लेते हो, और एक अच्छा आर्टिस्ट कॉम्बिनेशन, बाकी सब चीजें प्रोडक्शन का, ये सब चीजें आप करते हो। और मैं ही नहीं करता, सब करते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे सब लोग काम कर रहे हैं सभी करते हैं, शुरू से कर रहे हैं। बस अब अल्लाह ने किसको कहाँ सक्सेस देनी है ये अल्लाह को पता है। ये नहीं कह सकता कि जी मैं कोई बहुत अच्छा काम करता हूँ, दूसरा वाला कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता, या तीसरा वाला, या ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी, हर प्रोड्यूसर अपने एफर्ट्स 100% करता है, और उसकी कोशिश होती है कि किसी भी प्रोड्यूसर की, उसका ये प्रोडक्ट जो होता है वो बेबी होता है, उसका जो प्रोडक्शन होती है, उसका जो ड्रामा होता है, उसकी बेबी होती है, तो वो अपने 100% एफर्ट्स देता है। अब सक्सेस तो अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह ने देनी होती है। तो बस वो शुक्र है मालिक का, अल्लाह का लाख लाख कराम है। बल्कि आप, हैरत की बात है कि आज आप ये मैं अपने इंटरव्यू पे बैठा हूँ, आज शाम में ही कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो आज मुझसे ऐसी, मेरे को अभी तमन्ना जो माशाल्लाह हमारा चल रहा है वो बहुत हाई रेटिंग के ऊपर जा रहा है, तो मुझसे वो आज ही एक बात कह रहे थे, कहना यार तुम्हारे जो भी तुम प्रोडक्शंस करते हो माशाल्लाह, गोल्ड ब्रिज का जहां भी होता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो एक हाईएस्ट रेटिंग उठाते हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, जिस चैनल को रेटिंग माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सक्सेस दे। तुम अब CRP पे बेचा करो, मतलब तो रेटिंग पे ड्रामा बेचा करो कि तुम्हारी रेटिंग है, तुम्हें कंफर्म होता है यार तुम्हारी रेटिंग आएगी। मैंने कहा यार ये ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का, लेकिन बहरहाल एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, ऐसी बात तो नहीं, आपको एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। एक ड्रामा तितली भी है। जी हाँ, बड़ा अच्छा, उसमें हमने हानिया आमिर फर्स्ट टाइम आई थी और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और प्रोडक्ट आबिद अली साहब जो है उसमें थे, और अहमद भट्टी ने इसको डायरेक्ट किया था, और समीना एजाज ने लिखा था। मेरा अपना कॉन्सेप्ट मेरा अपना था, 1 लाइन मेरी अपनी थी, और वो एक ट्रू स्टोरी थी, और 1 लाइन मेरी अपनी थी, और वो मैंने उसको राइटर के साथ बैठ कर डेवलप किया, और फिर वो ड्रामा उर्दू 1 के ऊपर चला और बहुत उसने कामयाबी हासिल की, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आई थिंक वो शायद उर्दू 1 के जो चंद सक्सेसफुल ड्रामे हैं उनमें, उर्दू ड्रामों में और पाकिस्तानी ड्रामों में शायद वो पहला ड्रामा था जिसने बड़ा अच्छा जो है वो नाम बनाया था। बहुत अच्छा ड्रामा था वो। और मेरा ख्याल है कि मुख्तार, मेरा ख्याल है कि एक जो है आप ही के गोल्ड ब्रिज मीडिया ने ही ये एक शायद बुनियाद भी डाली थी कि आईना जो इतनी एक सुपर हिट फिल्म थी पाकिस्तान की, नदीम बेग साहब की, तो आपको उसको भी माशाल्लाह एक नए अंदाज में, क्योंकि बेग साहब बहुत काम किया मेरे साथ, बेग साहब ने बहुत मेरी कंपनी के साथ काम किया, बल्कि कई प्रोजेक्ट में हमारे साथ वो पार्टनर भी रहे, शेयर होल्डर, मतलब बहुत काम किया। तो ये बेग साहब का हमने, मुझे था आईना जो फिल्म थी बड़ी सक्सेसफुल हुई थी, तो हमने चैनल से बात की, और फिर हमने और बेग साहब ने कहा कि हम उसका सीक्वल बनाते हैं, इनफॉर्मल ड्रामा, कि जहाँ फिल्म आपकी खत्म हुई थी वहीं से अब टेलीविजन ड्रामा जो है वो वहीं से शुरू करें। तो उसके लिए मैंने उन सारे लोगों को, जो है शबनम नहीं आ सकी थी क्योंकि उस वक्त वो जो थी बांग्लादेश में थी, वो नहीं आ सकी, बाकी बेग साहब और जो उसमें एक्टर उस वक्त के थे फिल्म के अंदर, मैंने कोशिश की मैक्सिमम उन्हीं लोगों को बुलाया जाए, वो आए। और फैसल कुरैशी ने वो बच्चे का रोल जो था वो फिर बड़ा हुआ, तो फैसल कुरैशी ने वो कैरेक्टर किया था, और वो बड़ा पसंद किया गया, बहुत जबरदस्त था, क्योंकि वो जब लोग फ्लैशबैक में जाते थे उसमें हमने फिल्म के भी काफी चीजें, वो गाना सारे बेग साहब के, और वहीं से शुरू किया था हमने। बेग साहब ने बहुत कमाल परफॉर्म किया उसके अंदर, और फिर लोगों के लिए बड़ी यादें थी क्योंकि उसके सारे सुपरहिट गाने थे, और लोग जब भी वो देखते थे तो उनको सारी फिल्म की मेमोरीज आती थी। तो वो बहार बेगम थी, मैंने बहार बेगम उस दौर में अमेरिका में थी, मैंने उनको कॉल करके उस कैरेक्टर के लिए, उन्होंने उस फिल्म में अगर आपको याद हो तो सास का रोल उन्होंने किया था, फैसल कुरैशी की नानी का रोल, तो उन्हीं को मैंने फिर बुलाया था पाकिस्तान, और फिर वो कैरेक्टर कराया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो वो एक, आपको असल में बात यह है
डॉक्टर के हम जिस फील्ड में ने वहाँ आपको एक क्रिएटिव काम है, आपको हर दिन एक नई चीज सोचनी होती है और आप नया काम करना होता है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने अगर एक ड्रामा बना लिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया, आप उसी पे चलते रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आपको सोचना पड़ता है, आपको कहानियां 100 कहानियां आती हैं, 50 कहानियां आती हैं, उनमें से कोई एक या दो आप उठाते हैं जो आपको समझते हैं कि यार ये क्लिक करेगी, इसमें कुछ पोटेंशियल है, इसमें कुछ दम है। तो ये पूरा क्रिएटिव काम इसको इसलिए कहते हैं कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है वो लोगों के सामने पेश कर देना होता है। फिर वो फैसला लोगों के हाथ में होता है कि भाई पसंद करें या ना करें। लेकिन एक बहुत टफ जॉब है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज का फैसला पब्लिक के हाथ में आ जाए तो उसमें आपको बहुत जो है ना वो रिजर्व होके और बहुत ज्यादा आपको चीजों को टू द पॉइंट होके चलना पड़ता है। ये लोग 1 मिनट में पसंद भी करते हैं और विद इन अ मिनट उसको रिजेक्ट भी करते हैं, तो आपकी सारी की सारी चीज जो है वो जाया भी हो सकती है अगर गलत सिलेक्शन आपने किया हुआ है तो। ये किसका है काम। आपको लक्स स्टाइल अवार्ड भी तो मिला एक ड्रामे में, वो भी तो बताएं। मिला, मेरा नाम था, मेरा बहुत ही मशहूर ड्रामा था जियो का, ये भी किसी की बेटी है। उसको अयूब खावर साहब ने, नूरुद्दीन शाह ने लिखा था, अयूब खावर साहब ने डायरेक्ट किया था। उसमें नदीम बेग साहब, आबिद अली साहब, गजाला कैफी, नाही शबीर, सलीम शेख, मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था वो, और बहुत पसंद किया गया था उस दौर में। ये 2006-07 की बात है और बहुत अप्रिशिएट किया गया था। अयूब खावर साहब ने बहुत मजे का किया था। फिर जाहिर बात है जिसका कॉम्बिनेशन नूरुद्दीन शाह हो और अयूब खावर हो और फिर आबिद अली हो, तलत हुसैन, यस तलत हुसैन थे, नदीम, बस सारे लेजेंड्स खड़े थे साथ। आबिद अली साहब, नदीम साहब, तलत हुसैन साहब, गजाला कैफी, जहां रहाई, सारे लेजेंड, सलीम शेख, बहुत अच्छी कास्ट, मायरा खान उस वक्त थी, नाही शबीर उस वक्त मेन लीड किया करती थी। ये सारे वो लोग थे, तो उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था और उसको भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा उस वक्त भी उसने बड़ा नाम कमाया चैनल के ऊपर और बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया था। फिर शॉर्टकट मेरी टेलीफिल्म्स थी, माँ के ऊपर मेरा एक मुझे इस पे अवार्ड मिला, छाँव, ये मामला कुछ और है जिस पे मुझे अवार्ड मिला। तो बहरहाल ये सारी सक्सेस अल्लाह ने बड़ा करम था, हम टेलीविजन के साथ बड़ा अच्छा एक रहा, मतलब 10-12 साल तक मैं कंटिन्यू उनके लिए काम करता, मेरी कंपनी काम करती रही, लातादाद सोप्स हमने उनके लिए किए और बेइंतहा अप्रिशिएशन मिली, उन्होंने काफी, सुल्तान आपा ने बहुत रिस्पेक्ट दी। तो डेफिनेटली बात वही है कि आपका काम बोलता है और काम जब तक आप अपने सिंसियरिटी के साथ करते हैं, अच्छा करते हैं, और वही मैंने कहा ना, कामयाबी नाकामयाबी आपके हाथ में नहीं है, अपने काम के साथ जरूर आप इंसाफ करें। तो कोशिश यही होती है कि जो भी प्रोजेक्ट जिस चैनल के लिए भी करूं, जिसके लिए भी करूं, कभी ये नहीं सोचा मैंने कि यार ये मैं किसी छोटे चैनल के लिए कर रहा हूं या किसी बड़े चैनल के लिए कर रहा हूं। मैं कभी, मेरी कंपनी में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि यार ये जो जिसके लिए काम कर रहा हूँ ये तो पैसे भी कम है, छोटा चैनल भी जो है 2nd ईयर का है, या अब जिसके लिए कर रहा हूँ वो 1st ईयर का चैनल है, पैसे भी अच्छे हैं, नाम भी बड़ा, ऐसा कभी नहीं। जो भी है अपनी प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी बेस्ट रखनी है, क्योंकि टेलीविजन पे हमारा ही नाम चलना है, लोगों ने ये देखना है कि किसकी प्रोडक्शन है, तो नो कम्प्रोमाइज। ये एक थोड़ा सा हमने रखा हुआ है अपने यहाँ के, भाई जिसके लिए भी करो काम बेहतरी करो, अच्छा करो, ये है। अच्छा, ISPR के साथ आपने जो एक मेगा प्रोजेक्ट किया, निगहबान, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, उसका भी बड़ा, वो मेरे लिए बड़ा ऑनर था कि जाहिर बात है कि ISPR के साथ काम करना, अपने मुल्क की फौज के साथ काम करना जो है वो एक ऑनर की बात होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ फिर आपका नाम, शोहरत, पैसा, दौलत जो है वो बहुत पीछे रह जाती है, जहाँ पे फिर पेट्रोटिज्म, आपका मुल्क, आपके लोग आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं। तो वो उसी सूरत में होता है जब आपका कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो अपने मुल्क के लिए। तो मैं समझता हूँ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन का मुझे मौका मिला, ISPR ने जब मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट हम साथ करेंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी वो निगहबान। एक्चुअली वो हुआ ये था कि मैंने एक प्रोजेक्ट पहले किया था और वो एक बहुत ही, आबिद अली साहब, फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट हमने किया था और वो हमने इंडिविजुअल बेस पे कर लिया था। कोयटा में उस हालात बहुत खराब थे, तो वो हमने कर लिया और जब करके आ गए तो वो ड्रामा कहीं बिकता नहीं था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक टॉपिक पे हमने, और हम खुद करके आ गए थे। तो
मुझे ये जरूर है कि वो ड्रामा तो खैर बिका नहीं बिका, लेकिन जब मुझे ISPR से कॉल आई तो उन्होंने मुझे जरूर अप्रिशिएट भी किया था, यार आपने बहुत अच्छा और अकेले कैसे माशाल्लाह से किया। फिर उन्होंने कहा हमारे साथ ये वाला एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हुई, और ये जब कहानी पे बातचीत हुई तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, एजुकेशन के ऊपर थी, कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में एजुकेशन के ऊपर बेस्ड कहानी थी ये। और फिर हमने उस प्रोजेक्ट को जो है ISPR के साथ उनके पूरे स्क्रिप्टिंग की और सारी चीजें बैठी, आबिद अली साहब ने डायरेक्ट किया था उसको, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था वो। कुछ उसकी शूटिंग दुबई में थी और बाकी पाकिस्तान में हमने की थी, बड़ी मेगा कास्ट के साथ वो प्रोजेक्ट था। और वो लिटरली वो अभी भी जब भी मैं देखता हूँ, डेफिनेटली सारे ड्रामे हमारी बेबी हैं, लेकिन जब भी वो ड्रामा देखता हूँ अभी भी यूट्यूब के ऊपर या उसका कभी भी उसका OST सुनता हूँ तो उसकी एक फीलिंग ही अलग है, उसकी फीलिंग ही कुछ और आती है। तो मेरे भी दोस्त जब मेरे साथ बैठते हैं या मैं जब भी उसका OST अपने ऑफिस में लगाता हूँ तो एक कुछ थोड़ा सा तसल्ली होती है कि यार शायद कुछ कोई ढंग का काम, कोई अच्छा काम, छोटा मोटा जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो करने की कोशिश की गई है, मैंने किया है। तो ये मैंने इंट्रो में कहा था ना कि एक्चुअली मैं आप देखने वालों को बता दूं, मुख्तार हमारे लाइक ही इज एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, हमारे फैमिली टर्म्स बहुत पुराने हैं, और मुख्तार की फैमिली भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी फैमिली भी, कि ही सच अ पेट्रियोटिक फ्रीक। अभी भी आपने देखा होगा कि जैसे बाकी ड्रामों का जिक्र करते हुए मुख्तार के एक्सप्रेशन कुछ और थे, और जब फिर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का जिक्र आया तो मुख्तार जो है वो और ज्यादा जज्बाती हो गए। और ये तो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी कुछ होता है तो इनके यही अल्फाज होते हैं, काश मैं कुछ कर सकूं, काश मैं अपनी पाक फौज के लिए कुछ कर सकूं, काश मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। तो बात ये देखें, बात ये कि हाँ आपको करना भी चाहिए। देखें इस मुल्क ने, इस फौज ने, सब ने आपके लिए इतना किया है, आपको इतना नाम दिया, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है इस मुल्क में। आज हम जो भी कुछ है उस मुल्क की वजह से ही है ना। जो भी हमें जानता है तो या कोई भी हमारी अगर इज्जत करता है पाकिस्तान से बाहर, ये तो वो हमें इसी कहते हैं पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है, पाकिस्तानी एक्टर है, जो पाकिस्तान का नाम पहले आता है। तो आई थिंक कि ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करें, ताकि आप अपनी नस्ल, अपने बच्चों को भी बता सकें। बताने के लिए आप क्या है कि आप ये बताएंगे कि यार मैंने 150 ड्रामे बना दिए, 150 एक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिए, 150 गाने बना दिए। ये तो एक आम सी, ठीक है, ये तो आप कर ही रहे हैं, ये आपका अपने रोजी रोटी के लिए आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो जिसके ऊपर आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपकी जनरेशन वो जो है वो डिस्कस करें कि हाँ यार ये काम जो था ना ये किया था, यार इतना कंट्रीब्यूशन छोटा ही सही था, अपनी कैपेसिटी के अंदर था और अपनी फील्ड में था, ये तो किया। तो आई थिंक और उसमें डेफिनेटली हर तरह का भी होता है, कहीं रिस्क फैक्टर भी होता है और भी चीजें होती हैं, लेकिन वो तो आपको करना है। जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करने जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आपको रिस्क लेना होता है हर चीज का, तो वो आपको लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो मैंने बिल्कुल किया और मुझे खुशी है आज भी। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं जो दोबारा से ISPR के साथ काम करूं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट करूं, पाकिस्तान नेवी के साथ मेरा कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर बातचीत हो रही है। तो इंशाल्लाह लजीज आई होप कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको अपनी ज़ात से बढ़ के आपको आगे आना होता है। तो ये असल नाम तो यहाँ है, असल तो चीज़ ये है कि जी आपने कुछ अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया, ये कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मुख्तार, अब आते हैं ड्रामा की साइड पे। एक वो वक्त था कि जब हम ड्रामे मतलब कौशिक से जब PTV था और ड्रामे भी ऐसे आते थे, एक से बढ़ के एक लाजवाब शाहकार ड्रामे आते थे, और ऐसे थे कि पूरी फैमिली मिल के देख लेती थी, और कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई अनकंफर्टेबल, अगर बाप और बेटी साथ बैठ के देख रहे हैं तो कोई ऐसा सीन नहीं होता था कि हम कह के हमें एम्बेरसमेंट हुई है किसी एक रिश्ते के साथ बैठ के वो देखते हुए, मुकद्दस रिश्ते के साथ। अब आप देखें तो कुछ ड्रामे इस तरह के आ रहे हैं कि आप वो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अच्छा, लोग फिर ये कहते हैं कि जी ये तो मतलब डिमांड है, पब्लिक डिमांड है। अब बीइंग द प्रोड्यूसर, बीइंग द ऑफ कोर्स CEO ऑफ प्रोडक्शन हाउस, मुझे बताएं क्या ये वाकई पब्लिक डिमांड है? पब्लिक ये कहती है हमें ये चीजें देखनी। डॉक्टर असल में अगर सच पूछें तो अगर पब्लिक डिमांड पे आप हर काम करने लग जाए तो फिर तो बहुत सारी चीजें पब्लिक की डिमांड है, फिर सब चीजों पे बना लें आप। ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिंदगी में कुछ चीजें आप शुरू करते हैं तो, और जो काम हमारा है मीडिया का जो स्पेशली काम है
वो मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, चाहे वो टेलीविजन ड्रामा हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। पहले आपको अपने कंधों पे एक जिम्मेदारी का लेबल लगाना होगा, तब इस फील्ड में आना होगा। क्योंकि आपका एक गलत मैसेज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को गलत रास्ता दिखा सकता है। और एक अच्छा मैसेज, एक को भी अगर उसने अच्छा कर दिया तो ये आपकी अचीवमेंट है दुनिया के अंदर। पहले तो आप अपना ये चीज लेकर आए। बाकी जो आपने बात की कि पीटीवी का दौर था और उस वक्त ड्रामे कुछ थे और आज ड्रामे जो हैं वो ऑफ ट्रैक हो गए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पीटीवी का जो कंट्रीब्यूशन है, पीटीवी का ने जो जिस किस्म की प्रोडक्शंस की हैं और जिस तरह का नाम छोड़ा, इससे तो कोई कोई वो कर ही नहीं सकता। नो डाउट उस जमाना के लेजेंड्स थे, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और हमें अफसोस होता है, मुझे स्पेशली अफसोस को, मैंने एज एन एक्टर भी पीटीवी के साथ काम किया है, कि आज पीटीवी अपना एक ड्रामा प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा। इतना बड़ा पीटीवी, इतना बड़ा, जिसके 4 से 5 स्टेशन, वो अपना एक ड्रामा प्रोड्यूस नहीं कर रहा जहाँ बेहतरीन राइटर्स बैठे हुए हैं, बेहतरीन डायरेक्टर्स। ये हमारे लिए एक हैरत अंगेज बात है और अफसोस की बात भी है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, करना चाहिए और टैलेंट है वहां पे। बाकी प्राइवेट सेक्टर में देखें, प्राइवेट सेक्टर में बात ये है कि अच्छा काम भी हो रहा है और कुछ ऑफ ट्रैक भी काम हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और लेकिन इसमें पब्लिक डिमांड नहीं है। ये जो हम कह देते हैं ना कि पब्लिक डिमांड, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी अपनी सोच है, आपके अपनी अप्रोच के ऊपर आप राइटर से बात करते हैं यार मुझे इस तरफ जाना है। देखिए मैं आपको एक सिर्फ इतनी से मिसाल दूं कि आप कोई जब मेहमान किसी के घर में आता है ना डॉक्टर, तो उस घर में ड्राइंग रूम भी होता है और उस घर में जो है ना वो एक जो है वॉशरूम भी होता है या इस तरह की कोई सिंक भी होता है। आप अपने हमेशा बेस्ट जगह के ऊपर अपने मेहमान को बैठाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, अच्छी चीज दिखाते हैं। आप उसको कभी जाके ना सिंक के पास चाय नहीं पिलाएंगे। आपको पता है वो डर्टी प्लेस है, वो डर्टी ही रहेगी। तो आपको किसने कहा है कि आप उस डर्टी प्लेस पे जाएं, उसको डिस्कशन में लेकर आए, उसको उस टॉपिक पे काम करें। देखें, आप किसी भी डर्टी टॉपिक को उठाते हैं या किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाते हैं या किसी ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जो आपके माशरे में होगा, मैं ये थोड़ी कहता हूँ नहीं होगा, लेकिन वो 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा। बाकी 97 जो अच्छे टॉपिक्स हैं या अच्छे जो आपका चीजें हैं, उसको छोड़ के आपको किसने कहा ये 3% के ऊपर काम करें? आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? वो एक जो है वो एक डर्टी प्लेस है, लिव इट। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी तो अपनी अप्रोच ये है कि आप वो काम करें। और आपको याद रखें कि आप बुरा टॉपिक को जितना भी उठा के सजा लें, जितना हसीन उसको सजा के उसको जो है आप इंट्रोड्यूस कर दें, प्रोड्यूस कर दें, व्हाटएवर आप कर दें, आखिर में लोग उस वक्त अगर वो देख भी रहे होते हैं, अगर मेरी वालदा आपकी वालदा देख भी रहे होंगी, आप लिटरली उनके फेस एक्सप्रेशन देखिएगा, वो कितना भी अच्छा शूट किया गया, उनके एक्सप्रेशन से आप फील होगा वो बुरा लग रहा है और उसको बुरा ही कहा जा रहा है। इन द एंड उसको डिस्कशन में नहीं आता। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे पुराने, अगर आप क्लासिक्स गाने उठा लें, पुराने मेहदी साहब के, हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स को उठा लें, गुलाम अली साहब के उठा लें, जितने हमारे लेजेंड्स गुजरे, आज भी वो गाने हमें याद है। लेकिन आज के हम जो आते हैं गाने, वो आते हैं, वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मैसेज नहीं है, वो अपील नहीं रखते, वो अपील नहीं है उसके अंदर कि लोगों को कैची हो। तो हमेशा वो चीज कैची होती है कि जो आपके दिल से करीब हो, जो आपकी जिंदगी से करीब हो और जिसके अंदर फैमिली चीजें इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर आपके फैमिली को डिस्कस किया जा रहा हो, आपके फैमिली मैटर्स डिस्कस किए जा रहे हो। ऑफ ट्रैक देखना आप पसंद जरूर करते हैं, लेकिन वो लाइक कभी नहीं करते। आपको ये पता है, छुप के तो आप बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन पब्लिकली आपके ऊपर एक लेबल है, आपको जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी हर प्रोड्यूसर का, हर राइटर का बेसिक है, हर डायरेक्टर का बेसिक है कि यार आपने ऑफ ट्रैक सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए, 4 चीजें कमाने के लिए, 4 पैसों के लिए आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं यार? मतलब अगर आप ये करना चाहते हैं कि अगर आपने अपने गोल को पैसे को अपना गोल बना लिया है, आपने रेटिंग को अपना गोल बना लिया है, आपने ये कहा जी मैं अगर मैं जितना इसके लिए जितना भी मुझे बुरा होना चाहिए होगा, जितना गंदगी मुझे करनी है, तो सॉरी। तो फिर ये आप समझ लें कि आपकी लाइफ, इस टाइम आपका जो स्पैन ऑफ लाइफ है और जो आपका सक्सेस का स्पैन है, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप किसी वक्त भी धड़म करके गिरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा तो अब तक तो मैंने यही देखा है, किया है लोगों ने। मुख्तार, एक बहुत बड़े राइटर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका नाम है अली मोइन। अरे क्या बात है अली भाई, ग्रेट राइटर, ग्रेट इंसान। मैं तुमको फैन हूँ भाई, माशाल्लाह से। वो क्या बात है उनकी, अभी उनका एक प्ले चल रहा है तो मैं बहुत ही ज्यादा जो है वो शौक से देखता हूँ, लिटरली शौक से देखता हूँ।
झूठी और कमाल, बड़ा अच्छे राइटर है माशाल्लाह। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो। बिल्कुल आ रही है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्तार से सवाल पूछ सकता हूं, और वो ये है कि हु डिसाइड्स दिस व्हाट इज क्लोज टू हार्ट? हु डिसाइड्स दिस व्हाट इज क्लोज टू हार्ट? अब अली भाई खैर डेफिनेटली बीइंग ए राइटर मैं शायद आपको सेटिस्फाई तो ना कर सकूं क्योंकि आपके पास बहुत सारी लॉजिक्स होंगी। अच्छा, मैं अपना अपना बता दूं, मैं बाकियों का नहीं जानता ना, बाकियों से मैंने 18-20 साल में जो अपने प्रोडक्शंस की हैं, मेरा जो अपना मोटिव है या मैं जो कहता हूँ क्लोज टू द हार्ट, वो ये होता है कि मैं अपने इर्द गिर्द, अपने माशरे, अपनी फैमिलीज को देखता हूँ, उनको वॉच करता हूं, और मैं उन मैटर्स को देखता हूं कि जो थोड़ा सा टची होते हैं, जो उनको मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक प्रिवेल करते हैं आपके फैमिली के अंदर, ये मसाइल आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके बेगम में, बच्चों में, भाभीियों में, फला में ये करते हैं। अच्छा, आप एक बात को जरूर डॉक्टर नोट कीजिए कि अजल से लेके अबद तक, आज तक और आज के बाद भी, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मैटर्स, आपकी पब्लिक, आपका व्यूअर जो है वो खवातीन ही मैक्सिमम ज्यादातर हैं, वो अपने घर को ही प्रायोरिटी देती हैं। मैं ये नहीं कहता 10% 15% आज के माशरे की खवातीन डिफरेंट टॉपिक्स को भी देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो अपनी औरत है हमारी माशरे की, चाहे वो बल्कि आप दूसरे भी सब कॉन्टिनेंट में भी ले जाइए, तो वो भी आज भी वो अपने घर को ही प्रायोरिटी देती है और उसके ही मसाइल को करीब से देखना चाहती है और पसंद भी करती है। भले उसी के अंदर उसके लिए कोई बुराई भी हो रही हो या अच्छाई भी हो रही हो, लेकिन वो उसको देखना वही चाहती है। वो उसके बाद टॉपिक के बाद और ड्रामे के बाद भले उसको अच्छा बोले, लेकिन उसको ये जरूर लगता है कि यार इसमें कहीं मैं हूं, या मेरी बहन है, या मेरी भाभी है, या मेरी इसमें नानी है, या मेरी इसमें दादी है, यार ये हमारे यहाँ कैसा करेक्टर था। तो ये आपकी जीत होती है। मैं उसको क्लोज टू हार्ट समझता हूँ अली भाई, कि जो थोड़ा सा आपको ये बताए, और उसके अंदर दूसरी बात कि उसमें थोड़ा सा आपका एक सेल्फ सेंसरशिप का जो एक वो जरूर रहना चाहिए। उसको भी मेरी कोशिश होती है कि जरा सा थोड़ा सा देख लूं कि ऑफ ट्रैक ना हो, कि बाद में मुझे ही थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये एक मेरे नजदीक ये क्लोज टू द हार्ट है। ऑफ ट्रैक मैं जाने को जरा सा अवॉइड करता हूँ। अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, वैसे दुनिया कर रही है, काम करती है, क्यों नहीं करती, बिल्कुल करती है। चमकता है, नए जो आने वाले फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े क्रिएटिव सोल्स हमारे यहाँ माशाल्लाह हैं, कि कोई नया अगर कोई राइटर है या नया कोई डायरेक्टर, नया प्रोड्यूसर, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहे वो किस तरह आए? मतलब यहाँ पर तो नेपोटिज्म वगैरह के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि जी बस उसको कोई सिफारिश की जरूरत पड़ेगी या क्या है, थोड़ा सा गाइड कीजिए। अच्छा डॉक्टर, ये बिल्कुल जो है ये एक मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कहा ना, मैंने इतने नए राइटरों के साथ काम किया है, इतने, और बात ये कि जो भी टैलेंट होता है ना वो ऑटोमेटिक आ गया है। अभी हमारे साथ अली मोइन भाई थे। अब अली मोइन इतना बड़ा राइटर है, इतना बड़ा नाम है, इनको कभी भी जब ये आए होंगे उस वक्त भी इनको किसी सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। जफर महराज हैं, मतलब आप मैं जस्ट नेम इट, मोहम्मद आसिफ हैं, समीना एजाज हैं, आप नाम तो लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब आए और आते ही छा गए, क्योंकि इनके अपने अंदर एक टैलेंट था। ये अगर किसी के पास जाके उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है, किसी मुझ जैसे प्रोड्यूसर को से बात की है, उसको पिच किया है, तो उन्होंने अपने पहली दफा में ही उसको कन्विंस कर लिया। बात ये होती है कि देखें, राइटर हो, डायरेक्टर हो, इस फील्ड में चार, जो हकीकत में आपको बताऊं जो है वो चाम है। दुनिया में हर आदमी चाहता है रिकॉग्नाइजेशन, हर आदमी चाहता है कि मेरा कुछ लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी इज्जत करें। मैं एक साइड समझता हूं कि रिकॉग्नाइजेशन कभी बल्कि मेजॉरिटी में एक अमीर तरीन रिचेस्ट आदमी से भी ज्यादा जो एक आम गरीब सा एक्टर होता है उसकी भी इज्जत लोग उसकी इज्जत ज्यादा कर रहे होते हैं बानज़ अरब खरबपति आदमी के। क्योंकि पहचान, हर इंसान की पहचान प्रायोरिटी है। वो कहता है यार मेरी पहचान बन जाए। तो इसलिए इस सिलसिले में बेशुमार लोग आते हैं, बेशुमार राइटर बनने के लिए आते हैं, बेशुमार डायरेक्टर बनने के लिए आते हैं, प्रोड्यूसर बनने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें उनका टैलेंट होना, उनको इस चीज को समझना कि रिक्वायरमेंट क्या है आज के दौर में, या इस वक्त जो चैनल्स चाहते क्या हैं, उन्हें किस तरह की कहानी को पिच करना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपने खुद आपको पढ़ना होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारी प्रॉब्लम इस वक्त की सबसे बड़ी बात है, मैं जितने पुराने राइटरों का नाम लिया, जिस तरह अभी मैंने नूर आपा का नाम है, महा मलिक हैं, समीना एजाज हैं, अली मोइन है, जफर महराज हैं, ये कौन लोग हैं? आप इनसे बात तो करें तो आपको मालूम होगा कि लिटरेचर कहते किसको हैं। ये ऐसे नहीं बन गए।
آپ इनसे किसी भी टॉपिक पे बात करने जाएंगे, ये आपको पूरा कन्विंस करेंगे उस पे, चाहे आप उनसे आप लिटरेचर पे बात करें, आप इनसे दुनिया के किसी टॉपिक पे बात। लेकिन आज का राइटर का क्या है, जब उससे आप बात करने बैठते थे उसको तो बेचारे को सही तरह उर्दू लिखनी नहीं आती, उसको सही तरह उर्दू लिखनी नहीं आती। मैं खुद कई राइटरों के साथ भुगत चुका हूं कि मैंने उनको बैठा के लिखवाने की कोशिश भी की, तो कहते हैं सर मैं कल भिजवा दूं, पता चला कि उसको तो जो है ना वो आपका लिख भी नहीं सकता उस वक्त आपके सामने बैठ के। तो उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये है। देखें, ये काम ऐसा है कि इस काम के अंदर आपका 100% डेडिकेशन, आपके स्किल्स, और बेसिक शुरू होता है स्क्रिप्ट से। किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर, किसी एक्टर की सक्सेस हो ही नहीं सकती, ये मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, कि अगर अच्छा कंटेंट नहीं है। कंटेंट अगर अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है आपको। आप जब राइटर आप स्क्रिप्ट जानदार होता है तो आप यकीन कीजिए कि आपको डायरेक्टर भी अच्छा लगने लग जाएगा, आपको एक्टर भी अच्छा लगने लग जाएगा, आपको जनाब आली प्रोड्यूसर, दुनिया की हर चीज आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर कंटेंट फ्लॉप है तो आप उसको सोने की थाली में भी सजा के रख दें तो वो बुरा का बुरा ही रहेगा। एक आध एपिसोड तो आप देख लेंगे, 2 एपिसोड तो शायद नामों पे देख लें, दूसरे के बाद कहते हैं चलो भाई क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो कंटेंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है कंटेंट पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ लोग ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, जा भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है कि क्या जरूरत है इस तरह का आपको एक जो है ना वो इस तरह के टॉपिक को उठाने की। सबको पता है कि तो आपको जरूरी है, आप भी समझिए चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आप प्रोस्टिट्यूशन पे काम करते हैं या आप जनाब अली आप कोई इस किस्म का वो दिखाते हैं कि सॉरी टू से कि हमारे यहाँ जो पिक्चर शुरू हो गया है कि भाभी का चक्कर उससे चल रहा है, देवर से, और फला का चक्कर उससे चल रहा है, मतलब यार एक्सक्यूज, आप रिश्तों की तजलील करना बंद कर दो। ये मैं बहुत आपको बोल रहा हूँ, रिश्तों से को तजलील करके पैसा कमा रहे हो तो मैं ये समझता हूँ सॉरी, ये आप गलत कर रहे हो। आप अच्छे ट्रैक पे जाके इज्जत से भी काम कर सकते हो। आप ये जरूर सोचो बनाते वक्त, प्रोड्यूस करते वक्त, दिखाते वक्त लोगों को कि इसका इम्पैक्ट तुम्हारे अपने घर पे भी आएगा। याद रखना, अगर मैं गलत काम दिखाता हूं तो मैं उसका जामिन हूं। अगर मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे घर वाले अगर ऑफ ट्रैक होते हैं तो वो मुझको पिन पॉइंट करेंगे, यार आप एक्सक्यूज मी, कौन है आप वही हैं जिसने खुद बैठ के दिखाया था हमें ये काम। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छा काम कर सकते हो और अच्छा काम करना चाहिए। अगर आप किसी की नकल में आके कि जी मेरे पड़ोसी मुल्क में ये काम हो रहा है, मैं सिंपल सी बात करूं, अर्तगुल चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक कमाल काम है, दुनिया देख रही है, मतलब दुनिया, और मैं खुद उसके वक्त सीजन 3 के ऊपर हूं। मतलब आप कैसे अब इससे ज्यादा खूबसूरत काम और क्या हो सकता है मुझे बताएं। इसका ये साबित करता है, ये बात साबित करती है कि अच्छा काम करोगे, किसी भी जबान में करोगे, किसी भी जगह पे करोगे, कहीं भी करोगे, सक्सेस आपको चूमेगी। बुरा काम करोगे, बुराई दिखाओगे, मोस्ट प्रोबेबली फॉर द टाइम बीइंग लेकिन आप ऐसे वॉश आउट हो जाओगे जैसे आज के गाने वॉश आउट हो जाते हैं। सॉरी, मतलब मैं सभी की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। अच्छा मुख्तार, बड़ी मजेदार अभी जो है वो 2 बातें तो बड़ी इन्होंने सीरियसली अली मोइन ने लिखी हैं, लेकिन तीसरी बात उन्होंने आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। पहले तो इन्होंने कहा है कि in our drama industry they don't need writers, they need munshis who take dictation and that's it, and our industry has skilled writers। और ये तो बड़ी संजीदा बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो तीसरी बात की है उन्होंने कहा मुख्तार से पूछो ये बूढ़ा कब होगा। सॉरी अली मोइन कह रहे हैं मेरा दोस्त है मुख्तार से पूछो ये बूढ़ा कब होगा। अली भाई, पहले तो ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा पहले मैं अली भाई के जो पहला सवाल है ना कि यार के राइटर की जरूरत नहीं है और मुंशी की जरूरत है, ये जो अली भाई ने बात की है ना, ये अली भाई ने शायद इसलिए ये बात की है कि अली भाई जैसे टैलेंटेड लोग, मैं सिर्फ अली भाई अकेले की बात नहीं कर रहा, बेशुमार टैलेंटेड राइटर्स, उनके साथ मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोगों से के अच्छे वो ज्यादती कह लें, या शायद जितना इनको काम करना चाहिए था वाकई में शायद उतना काम इन्होंने नहीं किया जितना इनको काम करना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों के कलम में एक जादू है। आप जफर महराज से कुछ लिखवाएं, अली मोइन से कुछ लिखवाएं, इनकी जुमलों में एक बात होती है। लेकिन आप अली भाई, बात यह है कि
मुंशी तो मैं तो कतई तौर पे अपने प्रोडक्शन हाउस में कभी ना मानूं, और ना ही मैं कभी किसी, आपने मुझे मेरे साथ जितने भी दुनिया ने काम किया आप उनको उठा के देख लीजिए, सारे वो नाम आपको नजर आएंगे जिन लोग को लोग जानते हैं। कुछ जगहों पे जरूर यह है कि वो कंप्रोमाइज करते हैं, चाहे वो कंप्रोमाइज करते होंगे फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू को देखते होंगे कि यार हम अली मोइन है, अली एक जस्ट बात कर रहा हूँ, या जफर महराज है, या फला बड़े नाम जो है, या शायद हम एक्सपेंस पढ़ेंगे तो हम एक छोटे मोटे, लेकिन इन द एंड उनका रिजल्ट क्या होता है मोइन भाई? इन द एंड उनका रिजल्ट यही होता है कि आज आपका ड्रामा जो माशाल्लाह जिसने सक्सेस हासिल किया वो अली मोइन का नाम है ना, किसी मुंशी ने अगर उसको लिखा होता तो आज वो ड्रामा सक्सेस नहीं होता। ये फर्क है अली मोइन में और एक मुंशी में, ठीक है? तो इसी तरह से जब मैंने निगहबान बनाया, या मैं जब आज तमन्ना बना रहा हूँ, या आज मैं जो जितने मेरे प्रोजेक्ट जितने सक्सेसफुल उठाए, अयूब खावर, नूरुल्लाह शाह, जितने मेरे नाम है, ये नाम है, इनमें से कोई भी मुंशी नहीं था। अगर मैं किसी मुंशी के साथ काम करता तो यकीन करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुंशी वाले प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं, मुंशी वाले काम कई चैनल्स पे हो रहे हैं, लेकिन उनका वो खड़े किधर है? वो चैनल्स भी और वो प्रोड्यूसर भी मुंशी के साथ ही खड़े हुए हैं, बस उनका इतना ही रोल प्ले है। लेकिन हर आदमी जो है ना, जब उसको पता होता है कि मैंने एक प्रोफेशनल काम करना है, मैंने एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट बनानी है, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना है, और एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के चैनल के साथ अच्छी प्रोडक्ट देनी है, तो वो फिर आप जैसे लोगों के साथ आएगा, वो फिर बड़े नामों के साथ आएगा, बड़ा नाम हो या ना हो, मैं बड़े नाम छोटे नाम की बात नहीं कर रहा, वो एटलीस्ट कम से कम एक अच्छे कंटेंट के साथ आएगा। और वो अच्छा कंटेंट कोई भी लिख सकता है, वो अच्छा कंटेंट कोई भी लिख सकता है, वो अच्छा कंटेंट मेरे ऑफिस में बैठा हुआ मेरा मैनेजर भी लिख सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है, ये आपके दिमाग की सोच है जो किसी के दिमाग में भी अल्लाह ताला डाल सकते हैं। उसको अच्छे अल्फाज एक बहुत अच्छा राइटर दे सकता है, लेकिन एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छा जो कॉन्सेप्ट होता है वो कोई भी इंसान, अल्लाह ताला किसी के दिमाग में भी डाल सकते हैं। तो ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि कंटेंट और राइटर से ही हमारा सफर शुरू होता है, और एंड जो तभी होता है कि जब आप एक अच्छा बंच बना लेते हैं, उसमें कहीं भी आपने ड्रैग किया, कहीं भी आपने जो है आपने लैग किया, तो फिर आपकी बुनियादें हिल जाती हैं। मैं तो इसी तो मुंशी तो कतई तौर पे अली भाई ना, और आप लोग तो कहते हो, आप तो कतई तौर पे भी इस चीज को का सोचे भी नहीं, आप लोग तो एक ब्रांड है माशाल्लाह। और बहरहाल ये जरूर हो सकता है कि हमारी कोताही, हमारे से और प्रोड्यूसरों की कोताही हो कि शायद हमने आपके साथ कम काम किया हो, या औरों के साथ कम काम किया हो, या बड़े बड़े लोगों के साथ कम काम किया हो, लेकिन इससे आप जैसे लोगों के, आपके कलम की ताकत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जब भी लिखोगे वो एक माइलस्टोन ही होगा, जब भी आप लोग लिखते हो। ये मैं तो बड़ा फैन हूँ आप जैसे लोगों का। अच्छा, अली मोइन ने कहा है कि टीवी इज राइटर्स मीडियम, ये उसका किस तरह आप एक्सप्लेन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टीवी इज ए राइटर्स मीडियम, बिल्कुल, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, आप ये अब चलें, अब चले हम पाकिस्तान की तो बात कर ही रहे हैं, आप अर्तुगरुल को उठा लें, मैं बार बार उस पर आ जाता हूँ, मैं बार इसलिए आ जाता हूँ कि चले हम अपने मुल्क से भी बाहर निकल के बात करें ना, हम अर्तुगरुल को क्यों देख रहे हैं? उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, वहां वो जो सारी चीजें हैं वो आज से कोई हजारों साल पुरानी बातें हो रही हैं, क्यों हम देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि उस राइटर ने आपको हिलने ही नहीं दे रहा। वो राइटर ने आपको ऐसे बांध के रखा हुआ है कि आप जो है एक सीजन के बाद दूसरा तीसरा, यह राइटर का कमाल है। देखें वो जो उन्होंने ट्राइब्स ने जो लगा लिया, जो वो तो लग गए ना, प्रोडक्शन ने देख लिया, मैंने एक दफा दो दफा में उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज देख लेंगे, जितने बड़े हजारों घोड़े नजर आ गए, फला आ गए, ट्राइब्स की जगह आ गई, हजारों आदमी नजर आ गया, व्हाट नेक्स्ट? तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं 10वीं एपिसोड में मैं क्या देखूंगा? मैं 100 एपिसोड बैठ के क्यों देखूंगा? मैं पागल हूं? मैं तब देखूंगा कि जब राइटर मुझे हिलने नहीं देगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो टेलीविजन है वो हमेशा राइटर्स मीडियम रहा है। राइटर के, अगर आप एक अच्छा राइटर का मतलब एक अच्छा कंटेंट, मेरा यहाँ राइटर का मतलब है अच्छा कंटेंट, मैं फिर बात कर रहा हूं, अच्छा कंटेंट आपने अगर आपने पकड़ लिया और अच्छा कंटेंट से आपने अपनी प्रोडक्शन को शुरू किया, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके अंदर बीच में कहीं प्रोडक्शन वैल्यूज भी हल्की हैं, कहीं एक्टर भी BC क्लास का आ गया है, डायरेक्टर की भी अगर कोई गलतियां हैं, वो सब छुप जाती हैं। कब? जब आपका कंटेंट जानदार होता है, क्योंकि पब्लिक उस तरफ जाती ही नहीं है। उस वक्त वो ये सोचती नहीं है कि यार ये मुख्तार ने कौन से कपड़े पहने हुए, कंटिन्यूटी के पहने या नहीं पहने, यार इसने जो है कल तो इसकी गाड़ी कोई और थी, आज कौन गुम होगी उस सीन के अंदर, उस जुमलों के अंदर, उस वो जो निटिंग मेरे राइटर ने की वो उस पे गुम होगी, वो सोचने का मौका ही नहीं देगी। लेकिन अगर आपका इस
स्क्रिप्ट हल्का है तो हो सकता है कि मैंने बहुत बड़ी प्रोडक्शन कर दी हो, बड़े मैंने जो है ना सोने में तोल दिया अपने सारे सब चीजों को, एक एपिसोड एट द मैक्स 2 एपिसोड पे मेरी प्रोडक्शन देखी जाएगी, तीसरे पब्लिक बोलेगी भाई हम क्यों देखें, वेयर इज द कंटेंट, देयर इज नो कंटेंट, ओके लिव इट। ये अब तो लोगों के पास देखें ऑप्शंस हैं, अब तो लोगों के पास ऑप्शंस का ये आलम है कि अगर आप सारे चैनल चलाएं तो कोई 40-50 ड्रामे, उर्दू की खाली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रीजनल ड्रामे अलग चल रहे होते हैं, तो 40-50 ड्रामे पर डे ऑन एयर जा रहे हैं, इतने ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में आपको रहना, उस ऑप्शंस के अंदर आपको रहना फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, और फिर रेटिंग बनाना, अपना नाम बनाना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हर शोबे को बिल्कुल आपने अप टू द मार्क होकर चलना पड़ेगा, तो लोग आपको इज्जत देंगे, लोग आप के काम को रिस्पेक्ट करेंगे, तो तभी हो सकता है, अदरवाइज सब पॉसिबल है अगर कंटेंट आपका हल्का है। ऐसे में बेशुमार ड्रामे देख रहा हूँ ऐसे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर कि अगर आप उनकी राइटर देखें, उनकी कास्ट वैल्यूज देखें, प्रोडक्शन वैल्यू देखें, बहुत बड़े हैं, लेकिन जब उनकी रेटिंग देखते हैं हम तो वो 2 से भी ऊपर नहीं जाती, 1 से ऊपर नहीं जाती, फलां से ऊपर, क्यों? क्योंकि पब्लिक थक गई है। पब्लिक अब एक और अच्छी बात जो हो गई है ना डॉक्टर, वो ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि अब लोगों ने, ये जो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि अब नामों के पीछे जाना छोड़ दिया है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि अब इसकी मैं फिर वही बात करूंगा। अर्तुगरुल देख रहे हैं, उसमें हम किसी एक एक्टर को भी नहीं जानते, किसी एक एक्टर को भी नहीं जानते ना, पूरा पाकिस्तान बैठ के देख रहा है। तो ये क्या साबित करता है कि जनाब एक्टर का मोहताज, कि स्क्रिप्ट का मोहताज है हर आदमी स्क्रिप्ट का मोहताज है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े नाम एज ए एक्टर ले लेंगे, हम एक बहुत बड़ा डायरेक्टर ले लेंगे, हमने कास्ट में बड़े बड़े नाम, तो रम खान ले लिया और हमारा ड्रामा हिट हो जाएगा, हम बहुत बड़े बंगले ले लेंगे, बहुत बड़ी गाड़ियां ले लेंगे और हमारा ड्रामा हिट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, भूल जाए, वो था टाइम, अब नहीं, क्योंकि पब्लिक इतना अवेयर हो चुकी है, इतना सब कुछ वो देख चुकी है कि अब वो कहती है कि एक घर में बना दो, 2 कमरे में एक ड्रामा बना दो। और इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, अभी मैं कई चैनलों के नाम ड्रामे, इस वक्त हमारे भी ड्रामे चल रहे हैं और भी मिसालें दे सकता हूँ। और इस वक्त मजे की बात है, उसमें मोस्टली उसमें ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते, वो बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, बहुत नया टैलेंट है, लेकिन कंटेंट इतना जानदार है कि वो रेटिंग पे बिठाया हुआ है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नामों ने ड्रामे लिखे हुए, रेटिंग उनकी 2 भी क्रॉस नहीं कर रही। क्यों नहीं क्रॉस कर रही भाई? क्योंकि लोग अब बस इनफ, लोगों ने आपको पिछले 40 साल से देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं, 30 साल से देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं, लोग कहते हैं भाई आपको तो देख देख के हम थक गए, भाईजान कंटेंट किधर है? तो ये एक अच्छा चेंज आया है लोगों में, मैं समझता हूँ, और एक बहुत अच्छा साइन है कि नए लोगों को जो है चांस मिलना चाहिए, नए लोग आए। हाँ, टैलेंट अपनी जगह पे होना जरूरी है, और आप सही कास्टिंग करें, ड्रामा हिट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुख्तार, इतनी जबरदस्त बातें बताई। अच्छा, अब ये बताएं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है, हम कौन से अब अच्छा एक मेगा सीरियल का इंतजार करें? मेरा इस वक्त तो 2 तो माशाल्लाह ऑन एयर है, और मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में इस वक्त महा मलिक लिख रही हैं, और मेरा प्रोजेक्ट है, सीमा मुनाफ ने लिखा है एक प्रोजेक्ट माशाल्लाह, वो हमारा आने वाला मोहम्मद आसिफ ने एक प्रोजेक्ट लिखा है। तो अब इनके हम सेटों पे अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे ये प्रोजेक्ट जो भी ऑन एयर हैं ये कंप्लीशन के ऊपर है, बस हार्डली कुछ दिन का काम रह गया है, तो इंशाल्लाह फिर हम उन प्रोजेक्ट्स के सेट पे जाने वाले हैं। 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आई एम श्योर अल्लाह करे कि आप लोग पसंद करें, देखें इसको। थैंक यू सो मच मुख्तार फॉर द प्रेशियस टाइम, और मेरी दुआ है मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाबियां अता करे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर, गॉड ब्लेस, कामयाबियां दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भाभी को बहुत सलाम, आंटी को सलाम, और बच्चों को बहुत प्यार। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।